हेलो दोस्तों, तो आज हम क्लास 10 कक्षा 10 के विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम यानी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बच्चों इस वीडियो में आपको अंतर को बताने वाले हैं, जैसे कि धातु अधातु में, साबुन अपमार्जक में, भर्जन निष्पादन में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, या फिर हो उत्तल लेंस अवतल लेंस, जितने भी अंतर वाले क्वेश्चन है बच्चों आपको हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। मैं बच्चों अंतर को इसलिए बता रहा हूं यहाँ पे कि आप लोग को अंतर याद करना बहुत ही जल्दी आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ये ज्यादा भी क्रियाशील है तो ये कम भी क्रियाशील है, ये धनात्मक है तो ये ऋणात्मक है। इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और इसके सबसे पहले अंतर को देखते हैं, जिसमें से आपको धातु और अधातु में अंतर को हम बताएंगे। सवाल इस तरीके से भी रह सकता है कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद करें या फिर अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले दो कॉलम बना लेना है। एक में आपको धातु लिखना है और एक में आपको अधातु लिखना है। ठीक है, तो धातु क्या होता है बच्चों, तो धातु विद्युत का क्या होता है, धनात्मक होता है, और अधातु क्या होता है, विद्युत का ऋणात्मक होता है। सिंपल, उल्टा है ना। आप एक साइड याद करोगे, दूसरा साइड ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो धातु क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, और अधातु ऋणात्मक होती है। जैसे में एग्जांपल आप लिख सकते हो बच्चों, सोडियम, कैल्शियम, सोना, चांदी, कुछ भी लिख दो। ठीक है, और अधातु, अधातु क्या होती है, ऋणात्मक होती है। जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, अधातु है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट जो है आपका बी नंबर आप देंगे और उसके बाद लिखेंगे धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। क्या करती है बच्चों, धातुएं जो है वो क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, और वही अधातुएं क्या होती है, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, और धातुएं क्या करती है, जो जल के साथ घुलकर क्षार बनाती है ना। धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है जो जल के साथ घुलकर क्षार बनाती है, और वही अधातु जो है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती है और ये जल के साथ घुलकर अम्ल बनाती है। सिंपल है। ठीक है, अब सी नंबर आप लोग देकर लिखोगे बच्चों कि धातुएं जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे कि देख सकते हैं बच्चों, ये धातु जिंक है और ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये दोनों अभिक्रिया जब करवा रहा है बच्चों तो क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बन जा रहा है, और H2 जो है वो क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है। इसी तरीके से आप इधर देखेंगे तो अधातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। यहां पे बनाती है और यहां पे नहीं बनाती है। ठीक है, तो नहीं बनाती है तो देख सकते बच्चों, जैसे कार्बन, कार्बन क्या है, अधातु है और ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया तो क्या बन गया, देखो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, H2O बन गया, लेकिन हाइड्रोजन गैस बना नहीं बना। ठीक है, तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए डी नंबर जो है आप लोग का इस तरीके से लिखना आप लोग कि धातुएं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके वैद्युत संयोजक क्लोराइड बनाती है। ठीक है, जैसे कि सोडियम और क्लोरीन का हम मिला दिए बच्चों, दोनों का अभिक्रिया करवाएं तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बनाया। ठीक है, उसी तरीके से अधातु जो है वो क्लोरीन से अभिक्रिया करके सहसंयोजक क्लोराइड बनाती है। ठीक है, यहाँ पे संयोजक वैद्युत संयोजक बनाती है और यहाँ पे सहसंयोजक क्लोराइड बनाती है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते बच्चों, हाइड्रोजन है और क्लोरीन दोनों को मिला दिए, दोनों अधातु है कि नहीं, दोनों अधातु है और दोनों को मिलाए तो HCl का निर्माण किया। ठीक है, एक और लास्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चों। ठीक है, देखो आप लोग का 5 नंबर का आएगा ना तो 5 पॉइंट लिखना, अगर 3 नंबर का आएगा ना तो 3 पॉइंट लिखना, कोई ज्यादा नहीं लिखना, ज्यादा नंबर आप लोग को नहीं दिया जाएगा। देखो ई नंबर में आप लिखना कि कुछ धातुएं हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अस्थायी हाइड्रोक्साइड बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, अस्थाई। ठीक है, और वहीं पे अधातु क्या होती है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अस्थाई हाइड्राइड बनाती है। ठीक है, क्लियर है ना। हाइड्रोजन के साथ धातु जो है अभिक्रिया करके अस्थायी बनाती है, फिक्स नहीं। ठीक है, फिक्स नहीं बनाता है, और यहाँ पे आपका फिक्स्ड बनाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दे सकते हो, नहीं भी दोगे तो चलेगा, एक दो एग्जांपल भी आप इसमें दे दोगे। ठीक है, एक दो ठो भी, जैसे कि ऊपर वाले में 2 पॉइंट में दे दियो, तीसरा में नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दे दोगे तो बहुत अच्छी बात है। क्या है, कैल्शियम और हाइड्रोजन गैस को हम यहाँ पे क्या किए, ये किए, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाएं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बच्चों, हाइड्रोजन को सल्फर के साथ अभिक्रिया किया तो हाइड्रेट सल्फेट
Z बन गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं प्यारे बच्चों तो आप स्क्रीनशॉट इसको ले लो। ठीक है, लिख लो एक जगह अच्छा से। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में, जिसमें हम साबुन और अपमार्जक में 3 अंतर को देखेंगे। साबुन क्या है, अपमार्जक क्या है। तो देखिए साबुन आप लिख लेना, 2 कॉलम इसमें बना। देखो जब भी अंतर लिखोगे आप तो वहां पे आपको क्या करना है, ये 2 कॉलम बना लेना है। देखो 3 अंतर बोला है तो इसका मतलब है ये 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, 5 भी पूछा जाएगा तो कोई बात नहीं है ना। क्या है, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ सोडियम लवण होते हैं, जैसे कि COONA+ आयन होते हैं। ठीक है, और अपमार्जक में क्या होता है बच्चों, तो सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, इसमें आयनिक समूह क्या होता है, SO3 और Na+ होता है। ठीक है, तो ये आप पहला अंतर लिख लोगे। दूसरा अंतर आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये कठोर जल से अच्छी धुलाई नहीं देते हैं। ये कठोर जल से अच्छी धुलाई नहीं देते हैं, और इसमें क्या है बच्चों, इनकी क्रिया जल की कठोरता से प्रभावित नहीं होती, अतः ये अच्छे धुलाई कारक माने जाते हैं। तो अपमार्जक अच्छे से धुल जाता है, लेकिन ये साबुन जो है बच्चों इससे अच्छे धुलाई नहीं होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों का 2 अंतर दिया हुआ है, 3 अंतर बोला है, तो मैं एक अपने से अंतर बता देता हूँ। ठीक है, आप उससे सुनेंगे अच्छे से और लिख लेंगे। लिखना कि साबुन में लिख देना ये जैव अपघटित, ठीक है, C नंबर देके यह जैव अपघटित हो जाती है। और अपमार्जक में लिखना कि कुछ अपमार्जकों का जैव अपघटन नहीं होता है, मतलब कि इसमें जैव अपघटन होता है बच्चों और इसमें नहीं होता है। तो ये चीज़ आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट में भी आप लोग अपने से लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, हाइड्रोकार्बन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले देखो हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, तो एक लाइन में आप लिखेंगे कि हाइड्रोजन एवं कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कोई हार्ड है बाबू, बताओ। हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आप लोग को अंतर को बताते हैं। 2 कॉलम इसी तरीके से खींच लेना आप लोग। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की चारों संयोजकताएं एकल बंधन द्वारा संतुष्ट रहती है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, यह आप लोग का डेफिनेशन भी एक तरीके से हो गया। अगर बोल देगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं तो आप यहां से यहां तक भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसको आप लोग याद कर लो। वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंधन के द्वारा संतुष्ट रहती है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त में क्या होता है बच्चों, वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध और त्रिबंध होता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब दोनों को तुलना करो, इसमें क्या बोल रहा है, एकल बंधन, क्या बोल रहा है, एकल बंधन के द्वारा संतुष्ट रहती है, लेकिन असंतृप्त में द्विबंध और त्रिबंध दोनों रहता है। ध्यान देना, संतृप्त में आपका एकल बंधन और असंतृप्त में द्विबंध और त्रिबंध होता है। बस वही चीज को आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए B नंबर में आप देख के लिखेंगे ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, कितना है ना, और ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। तो संतृप्त जो है वो कम अभिक्रियाशील होता है और ये आपका अधिक अभिक्रियाशील होता है। बताओ बाबू, कोई हार्ड है, इतना आसान है। देखो C नंबर में आप देखना कि संतृप्त में इसका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+2 होते हैं, है ना। सामान्य सूत्र इसका क्या होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, इसमें CnH2n+2, और इसमें क्या होता है कि असंतृप्त में इसमें द्विबंध वाले सामान्य सूत्र जैसे CnH2n होता है और त्रिबंध वाले सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। सिंपल से बच्चों आप लोग एल्कीन और एल्काइन का सूत्र याद रखे होंगे। ठीक है, एल्केन मतलब संतृप्त में आपका एल्केन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा संतृप्त में, और आपका असंतृप्त में जो हो जाएगा बच्चों वो आपका हो जाएगा एल्कीन और एल्काइन हो जाएगा। ठीक है, एल्काइन। अब तीनों का सूत्र तो अच्छे से याद ही होगा, है ना। तो इसमें आपका एल्केन हो जाएगा, इसमें एल्केन का सूत्र क्या होता है CnH2n+2 होता है, और एल्कीन जो द्विबंध होता है उसमें होता है CnH2n, और त्रिबंध जो होता है जो एल्काइन होता है वो CnH2n-2। सिंपल है, जहां पे n बराबर 1 2 3, जहां पे n बराबर 2 3 4। ध्यान देना, इसमें आपका 1 2 3 होगा, यहाँ पे 2 3 1 होगा।
क्योंकि पता है बच्चों आप लोग का इसमें क्या होता है, मेथेन से स्टार्ट होता है और इसमें आपका एथेन से स्टार्ट होता है, एथीन एथाइन से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसे एल्केन कहते हैं, देखिए अभी बताएं हम जस्ट। इसमें द्विबंध वाले को एल्कीन कहते हैं और त्रिबंध वाले को एल्काइन कहते हैं, सिंपल है। तो देखो चार ठो अंतर हम लोग ऐसे, है ना, बिना याद करे लिख लिए। देखो अगला लिखना, इसमें प्रथम सदस्य मेथेन होता है। अभी जस्ट ऊपर में हम बोले कि इसमें मेथेन से स्टार्ट होता है, और इसमें क्या होता है, द्विबंध में प्रथम सदस्य एथीन और त्रिबंध वाले प्रथम सदस्य एथाइन होता है। एकदम कितना सिंपल सिंपल लिखा हुआ बच्चों, ठीक है। इसको आप एक बार देख लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, भर्जन और निष्पादन में अंतर, दो अंतर स्पष्ट करें। देखिए भर्जन क्या होता है, इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, बस सिंपल। इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। इसमें अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, बस इसमें एक सीमित जोड़ देना, सीमित वर्ड को, ठीक है। बी नंबर में आप लिखना, यह प्रायः सल्फाइड अयस्क होते हैं के लिए उपयुक्त है और यह प्राय कार्बोनेट अयस्क के लिए उपयुक्त है। तो सिंपल है बच्चों ये आपका, ठीक है। एक दो तीन नंबर का आता है, तो यहाँ से भी आप लोग नंबर को उठा सकते हो। आगे देखो, खनिज एवं अयस्क में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। तो देखिए खनिज क्या होता है भाई, तो दो कॉलम बनाएंगे। खनिज में आप लिखना, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। जो भूपर्पटी, जैसे पे हम लोग कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पर, पृथ्वी के अंदर जो भूपर्पटी है बच्चों, पर्पटी है, ठीक है, जो प्लेट है उसके अंदर जो भी खनिज पाए जाते हैं, जो भी तत्व पाए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, है ना। अयस्क किसको बोलते हैं, वे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जाती है, उसे अयस्क कहते हैं। मतलब खनिज से जिनसे धातुएं आसानी से कम खर्च में प्राप्त किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। बी नंबर देंगे, इस सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता है ना। सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता, इसमें कुछ अशुद्धियां भी होती है, जैसे मिट्टी, धूल, कण वगैरह, है ना। सभी अयस्कों से धातु का निष्कर्षण हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता है ना। वहां पे कुछ अधातु भी निकल सकते हैं, कुछ अशुद्धियां निकल सकती है, लेकिन सभी अयस्कों से यहाँ पे धातु का निष्कर्षण हो सकता है। सिंपल सी बात बच्चों कि अयस्क में धातु की मात्रा ज्यादा होती है और खनिज में धातु की मात्रा कम होती है। सिंपल इतना कर दोगे, ये भी एक आपका पॉइंट बन जाएगा। अगला देखो, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। सभी खनिज जो ना अयस्क नहीं हो सकते हैं और सभी अयस्क खनिज हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चों खनिज से ही अयस्क है, ठीक है। खनिज से ही आपका अयस्क, मान लो कि खनिज माँ बाप है तो अयस्क इसका क्या है, बाल बच्चा है, ठीक है, अयस्क, और इसका भी एक और बाल बच्चा है, अशुद्धियां, ठीक है। तो मतलब सभी खनिज जो है वो अयस्क नहीं हो सकता, लेकिन अयस्क है वो खनिज हो सकता है। तो सिंपल है। आगे देखो नेक्स्ट, परागन एवं निषेचन क्रिया एक दूसरे से किस किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए दोनों में अंतर स्पष्ट करें। परागकन क्रिया क्या है, परागन क्रिया वह क्रिया जिसमें परागकण स्त्री केसर वर्तिकार्ग तक पहुंचते हैं, परागन कहलाते हैं। मतलब वह क्रिया जिसमें परागन स्त्री केसर के वर्तिकार्ग तक पहुंचते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, परागन। और निषेचन क्या होता है बच्चों, तो इसमें मादा और नर का दोनों का काम होता है। वह क्रिया जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक मिलकर युग्मनज जो बनाते हैं उसी को निषेचन कहते हैं, ठीक है। मतलब कि नर, ठीक है, नर और मादा, ठीक है, स्त्री पुरुष दोनों मिल करके युग्मनज जो बनाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। बी नंबर में आप लिखेंगे, यह जनन की प्रथम चरण है और यह जनन का दूसरा चरण है। कितना आसान, एक ठो याद करो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो आगे देखो, तीसरा नंबर में, परागकन क्रिया दो प्रकार की होती है, स्वपरागन और परपरागन। परागकन क्रिया दो प्रकार की होती है, स्वपरागन और परपरागन, ठीक है। निषेचन क्रिया भी दो प्रकार की होती है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन, ठीक है। तो ये पॉइंट है, आप लोग याद कर। चलिए एक लास्ट जो कि 7वां नंबर में, जो उत्तर लेंस अवतल लेंस में हम आपको अंतर बताएंगे, ठीक है। ये भी बहुत ही आसान है, उत्तल लेंस अवतल लेंस क्या होता है, ठीक है। यह बीच में मोटा तथा किनारे में पतला होता है। उत्तल लेंस जो होता है ना, उत्तल लेंस जो होता है ये बीच में मोटा, इस तरीके से बीच में मोटा होता है, ठीक है, और किनारे में पतला होता है। देख सकते हैं बीच में मोटा और किनारे में क्या है, पतला है। और अवतल लेंस में क्या होता है भाई, तो अवतल लेंस में इस तरीके से होता है, साइड में मोटा है ना और बीच में पतला होता है। तो सिंपल आप आसानी से लिख सकते हैं। देखो आपको चित्र अगर फिगर याद है ना तो आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख भी बाबू, देखो क्या है, यह बीच में मोटा तथा खनिज किनारे में पतला होता है, या बीच में पतला तथा किनारों में मोटा होता है। सिंपल है। यह किरणें संस्कृत होती है, ठीक है, और यह किरणें अपसारित होती है, ठीक है।
इसमें देखो, इसमें मतलब अभिकेंद्रित और इसमें अपसारित होती है, फैलती है इसमें, और इसमें एक जगह पे केंद्रित होती है। सी नंबर देखो, इसमें वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है, मतलब इसमें वास्तविक और आभासी दोनों बनता है, लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है, केवल आभासी बनता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, केवल क्या बनता है, सिर्फ आभासी बनता है, यानी काल्पनिक जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सिर्फ इमेजिन, है ना। तो ये था बच्चों आप लोगों का सारा अंतर। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये सारा अंतर समझ में आया होगा। ठीक है, और हमारा समझाया हुआ आपको समझ में भी आ गया होगा। बहुत सारी चीज़ों जो कि नए नए हैं और समझ में आ गया, और बहुत सारे जो है कि फर्स्ट बार देख रहे होंगे तो उनको भी समझ में आ गया। वीडियो को अच्छा लगा बच्चों तो वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है, और सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देना है, शेयर कर देना है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, मिलजुल करके हम लोग आसानी से अपने भाषा में बात करेंगे। ठीक है, चलिए फिर रखते हैं और बढ़ते हैं हम लोग अगली वीडियो के लिए। आप वेट करें। ठीक है, आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और घंटी का बटन पर दबा करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लेना, ताकि हमारी पल पल के अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों, जो भी बोलो। ठीक है, चलिए।